अपेंडिक्स 3 में कह रहे हैं कि अगर ऐसी प्रजाति जो कि एक कंट्री में उसको हमने टाइटल दिया है प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्शन का, और अगर दूसरी कंट्री में उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो जो पहली कंट्री है ना दूसरी कंट्री को हेल्प करेगी, उसके लिए पिटीशन डालेगी, मतलब यूएन में जाके उसके ऊपर वो एक टाइप से एप्लीकेशन डालेंगे कि इस कंट्री में ये जो प्रजाति है इसको भी प्रिजर्व किया जाए। तो मतलब दूसरी कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री को हेल्प करेगी सिंपल इसमें, ताकि उसकी प्रजाति बची रहे। जैसे मान लो पाकिस्तान में भी टाइगर है, इंडिया में भी टाइगर है, बट इंडिया में जो टाइगर है उसको हमने प्रोटेक्टेड रखा है ना, उसको हमने डाल दिया अपेंडिक्स 3 में ताकि इसको प्रोटेक्टेड रखें, इसके ऊपर कोई शिकार ना करे, पोचिंग ना करे, कुछ भी एक्टिविटी ना करे। बट पाकिस्तान जो है वो इस रूल को मानता नहीं है, मतलब वहां की जनता नहीं मान रही है, या फिर वहां के जो लोकल लीडर्स है वो नहीं मान रहे हैं। बट पाकिस्तान के कोई इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे वहां का टाइगर भी बचाया जाए, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि इंडिया से हेल्प लेंगे। इंडिया में जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या फिर यूएन में जितने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनकी हेल्प लेंगे, ताकि वहां पे भी वैसा लॉ बनाया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, फिर वो उसकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री की हेल्प कर रही है, ताकि ऐसी जो जितनी भी स्पीसीज है उनका ना ट्रेड किया जाए ना उनकी पोचिंग की जाए। लास्ट हम कर रहे थे यूएन, हाँ जी हाई सी तक ही जा रहे हैं हम। सो लास्ट हम कर रहे थे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसमें मैंने आपको बताया कि इसका पहला जो प्रपोजल था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसका पहली बार एक प्रपोजल रखा गया 1973 में, और ये ट्रीटी मतलब प्रपोजल आया है इसका 1973। फिर 1982 में इसके लिए ट्रीटी की गई, राइट। 1982 में इसकी ट्रीटी की गई, जिसमें जो कि थर्ड मीटिंग थी यूएन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ द सी, और बाद में इसमें कुछ और चीजें भी ऐड की गई। तो अल्टीमेटली जो इसने फुल फ्लेज तरीके से काम करना शुरू किया, तो इसने पूर्ण रूप से जो काम करना शुरू किया, फुल फ्लेज मतलब प्रॉपर तरीके से, तो वो 1994 से ये वर्किंग में है। 1982 में थर्ड मीटिंग हुई थी, वहां पे इन्होंने इसके ऊपर ट्रीटी कर ली थी। मतलब ये एक टाइप से प्रपोजल है और ये ट्रीटी का अडॉप्शन है, एंड देन फुल फ्लेज जो काम है मतलब केम इनटू फोर्स, दैट इज 1994। फिर इन्होंने जो आपके ओशंस है उनको 4 भागों में विभाजित कर दिया, 5। बाद में इन्होंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला बताइए, इनलैंड सी। दूसरा था आपके पास टेरिटोरियल सी। थर्ड कॉन्टेजियस रीजन। उसके बाद था आपके पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और लास्ट रह गया था आपके पास हाई सी। तो अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा हाई सी नहीं हुआ, जिनका इलेक्ट्रिसिटी फेलियर करके। इनलेट सी आपको समझ में आ गया, टेरिटोरियल भी आ गया। एक क्वेश्चन जो पूछा गया इसके ऊपर कि कंटेजियस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो हाई सी और कंटेजियस को यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਲੀਗਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀविटीज ਹੋ चाइना द्वारा की जा रही है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ एक्शन नहीं होगी। साउथ चाइना सी एक टाइप से उन्होंने मोनोपोलाइज कर रखा है ना। अब उनके साथ कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी में जितने भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं चाइना को फेवर करती हैं, तो इसलिए कोई सवाल नहीं उठाता। मेन चक्कर ये, या फिर उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे वही क्या बोलते हैं उसको आप, सीपीसीबी, जैसे बेल्ट एंड और जो रोड इनिशिएटिव है उसमें उन्होंने उनको कर्जदार बना दिया है। ये जो बेल्ट एंड रोड इनका इनिशिएटिव है, इसका मेन पर्पस ये है कि जितने भी आपके नियर बाई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको लोन दे दो, जब आपसे क्वेश्चन करेंगे तो सीधा लोन मांग लो उनसे वापस कि पैसे वापस दो। नहीं चलो वो तो ठीक है सर, भी ਜਿਹੜੇ नेबरिंग कंट्रीज ਉਹ नहीं सवाल सकते, जिਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो सोमो पे एक्शन नहीं ले सकती है। ले सकते हैं बट बहुत रेयर है। चाइना के साथ ये पंगा लेते ही नहीं है ना, वो प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि एक टाइप से चाइना है फ्रंट, दूसरे साइड पे ये है रशिया, इन बिटवीन है। रशिया को ये समझ नहीं आ रहा कि चाइना की साइड जाए या फिर अमेरिका की साइड जाए, और दूसरा रशिया का ये भी स्टांस है कि हमें रहना है बीच में, इंटरमीडिएट। जब दो आपस में लड़ रहे होंगे
जब एक कमजोर पड़ जाएगा तो उसके साथ जाएंगे, दूसरे बंदे के साथ। वैसे यूएस के तो ऑपोजिट वो 100% है ही है, बट चाइना को भी फेवर नहीं कर सकते वो खुल के। हाँ वो तभी तो बीच में इंटरमीडिएट मतलब दीवार खड़ी है कि इनको भी नहीं बढ़ने देना, उनको नहीं बढ़ने देना। सो ये सुपर पावर वाला प्रॉब्लम है, ये आप पढ़ेंगे उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में। सो कंटेजियस एरिया जो था उसमें था कि इन दिस कंट्री, सॉरी इन दिस एरिया कोई भी कंट्री जो है वो 4 प्रकार के कानून लगा सकती है। कंटेजियस जो रीजन था इसमें, यहाँ पे जैसे कि टैक्सेशन है, कस्टम है, पोल्यूशन है या इमिग्रेशन है। अगर यहाँ पे कोई पोल्यूशन फैलाता है तो टैक्स, सॉरी इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। टैक्सेशन होगा, अगर कोई भी यहाँ से शिप जाता है तो उनको टोल टैक्स टाइप यहाँ पे देना पड़ेगा। जितना भी यहाँ से प्रोडक्ट आ रहे हैं जा रहे हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी। और जितने भी लोग इमिग्रेंट्स हैं उनका भी चेकिंग होगा कि उनके पास अल्टीमेट पासपोर्ट वीजा है या नहीं। हाई सी जो था, हाई सी वन लाइनर था कि जो हाई सी का मतलब क्या है, सबसे आउटर एरिया। तो यहाँ पे एवरी कंट्री हैज इक्वल राइट्स। तो हर एक कंट्री जो है उसके यहाँ पे एक समान अधिकार है, एक बराबर अधिकार है, अगर ये कोई हाई सी है। तो अभी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इसका डायग्राम बना के देता हूँ, आप हाई सी लिख लीजिए पहले, ऑनलाइन स्टूडेंट जिनका रह गया था। और कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इंटरनेशनल वाटर ही आ गया था ICC। हाँ सबके लिए एक टाइप से, फॉर एग्जांपल आसमान सबका है बट टेरिटरी अगर आपकी आ गई, फॉर एग्जांपल इंडिया के ऊपर की जो टेरिटरी है, आसमान है, वो हमारा आउटर स्पेस है, बट उसे भी हम लगभग 80 या 200 किलोमीटर तक क्लेम कर सकते हैं। 200 किलोमीटर के बाद सबका ही है, कोई भी वहां पे एक्टिविटी करे। इसकी डायग्राम बनाते फिर समझ में आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने लिख लिया तो एक बार यहाँ पे यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो इसका डायग्राम मैं आपको यहाँ बना ही देता हूँ। तो बनाया गया इसने। सिंपल समझिए, दिस पार्ट ऑफ द सी ये पहला आपका आएगा इनलैंड सी। कौन सा है ये? गल्फ ऑफ कैम्बे। सो दिस इज इनलैंड सी। इनलैंड सी के बाद जो पहला आपकी टेरिटरी बनेगी दैट इज मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ इसको। दिस एरिया इज टेरिटोरियल सी। यहाँ पे कितना था मैंने आपको बताया था, 0 से 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा एरिया। दिस इज 0 to 12 नॉटिकल माइल्स। तो उसको आप कहेंगे कि ये टेरिटोरियल सी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज ये होगा आपका ये आएगा आपका कंटेजियस। कंटेजियस क्यों? कंटेजियस में क्या लिखा था आपने कि यहाँ पे आप टैक्सेशन लगा सकते हैं, पोल्यूशन का जो पेनल्टी वो लगा सकते हैं, कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लगा सकते हैं, एंड इमिग्रेशन ऑल्सो। गुड मॉर्निंग। सो दिस इज दी, मैं इसको बाद में शेड करूंगा अलग अलग कलर से।
उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज इकोनॉमिक जोन, जिसे आप कहते हैं EEZ रीजन. So this region is EEZ रीजन. एंड देन उसके आगे का जो सारा एरिया है गुड मॉर्निंग जी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. I see. तो सबसे पहले आपके पास जो एरिया है दैट इज इनलैंड सी, और इनलैंड सी का पार्ट ये है दैट इज गल्फ ऑफ कैबे. उसके बाद जो आपका एरिया आएगा इंटरनल, जो आपके बिल्कुल इनलैंड सी के साथ लग रहा है दैट इज टेरिटोरियल सी. तो सेकंड नंबर पे आएगा आपके पास, ये फर्स्ट नंबर पे है. सो फर्स्ट पे जो है आपके पास इनलैंड सी, जो कि बिल्कुल आपके लैंड एरिया के साथ में लग रहा है. आफ्टर दैट सेकंड जो है दैट इज टेरिटोरियल सी, जिसका आपके पास 0 से लेके 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया है. आफ्टर दैट जो थर्ड है दैट इज जिसको आप कह रहे हैं कि ये कौन सा एरिया है, कंटेजियस रीजन, जहां पे आप कुछ एक टैक्सेस लगा सकते हैं, अथॉरिटी है आपके पास क्योंकि बिल्कुल आपके लैंड एरिया के साथ में. नेक्स्ट जो आपके पास आता है दैट इज इकोनॉमिक जोन, जहां पे आप कुछ एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं. एंड लास्ट जो है आपके पास हाई सी, मतलब इसके बाद का जो एरिया है ना, दिस इज नॉट आर एरिया, ये एरिया सबका ही है कंबाइंड. सो सबसे बाद का रीजन. सो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है सबके लिए ही यहाँ पे मैटर करती है. सो ऐसे करके ही इसका अगर आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, पहले एक लेयर, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो ये आपका एरिया है. अब इस लैंड जो आपका हाई सी है, हाई सी में भी लोग चलते हैं, बट यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आप कुछ एक एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने खुद, फॉर एग्जांपल हम आप कहेंगे कि सबका एरिया है, राइट, दिस इज द एरिया ऑफ एवरी पर्सन जो भी यहाँ से क्रॉस कर रहा है. फॉर एग्जांपल आपका चाहे मलक्का स्ट्रेट है या फिर चाहे आपका हॉर्मुज है, उसके आसपास अगर आप घूम रहे हैं और आप कहें कि ये किसी का एरिया नहीं, तो मैं इसको क्लेम कर लूंगा, आप क्लेम नहीं कर सकते. आप नियर बाई जितने भी कंट्रीज होंगी वो चारों तरफ से आपको घेर लेगी एंड देन वही न्यूक्लियर सबमरीन और तहस नहस हो जाएगा सब कुछ. तो ये एरिया मतलब कॉर्पोरेशन से चलता है ना. फॉर एग्जांपल ये आपके घर का रास्ता, ये आपकी गली का रास्ता, ये आपका फिर स्टेट हाईवे, ये नेशनल हाईवे, फिर आगे आ जाता है आपका BRO, है ना. सिंपल इसको ऐसे समझिए कि एक आपके घर का रास्ता जो सिर्फ आपके खेतों से आपके घर तक जा रहा है, उसके बाद फिर आपके पिंड की या फिर आपके पंचायत की सड़क, उसके बाद फिर आप बाहर निकल रहे हैं तो स्टेट हाईवे आ जा रहा है. स्टेट हाईवे के बाद आपके पास एक नेशनल हाईवे आ रहा है, और नेशनल हाईवे के बाद आपके पास एक्सप्रेस वे आता है, और एक्सप्रेस वे से ऊपर जो है दैट इज BRO, है ना. अब उनमें सब में आपको फर्क देखने को मिलता है. घर के रास्ते में आप कहते हैं कि मेरा रास्ता, जब दिल किया तब गेट लगा देंगे. पंचायत का रास्ता, वहां पे आप ये चीज नहीं कर सकते, बट सबका कॉर्पोरेशन है ना, कंटेजियस है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रास्ता है दैट इज इकोनॉमिक जोन, या फिर जिसे आप कहते हैं EEZ. तो ये आपका स्टेट हाईवे, जहाँ पे मल्टीपल नेशनल हाईवे भी मिल रहे हैं, छोटे रास्ते भी मिल रहे हैं, बड़े रास्ते भी मिल रहे हैं. एंड जो लास्ट आपके पास आता है EEZ के बाद दैट इज नेशनल हाईवे, या फिर जिसे आप कहेंगे एक्सप्रेस वे. तो इसको हर कोई मेंटेन कर सकता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस वे जो है ना, वो बहुत सारी पंचायत को जोड़ रहा है, बहुत सारे आपके मोहल्लों को जोड़ रहा है, बहुत सारे स्टेट्स को जोड़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ रहा है. तो यहाँ पे अगर आप धरना लगा के बैठते हैं तो ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चैनल बंद कर देगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल जब आपके यहाँ पे बहुत धरने लग रहे थे, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट है, अब कल भी देखा मैंने एक धरना लगा हुआ था यहाँ पे, है ना. एक तो फार्मर्स हो गया, या फिर कोई भी कहते हैं ना कि अनरेस्ट है, तो आपके कानून के हिसाब से आर्टिकल 249 है, जहाँ पे
गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी भी स्टेट में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को रोका जाता है, और फॉर एग्जांपल किसी नेशनल हाईवे को रोक दिया, कोई रेलवे लाइन को आपने बंद कर रखा है, 24 घंटे में खाली करानी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे गवर्नर रूल लग सकता है। तो ये भी एक रूल है। तो उस हिसाब से ये रास्ते डिपेंड करता है कौन सा रास्ता आपका है। तो आपके पास सिर्फ इनलैंड सी, टेरिटोरियल सी और कंटेजियस रीजन, ये आपके 3 है। इसके बाद का जो एरिया यहाँ पे थोड़ा रूल रेगुलेशन ज्यादा चलते हैं। सर इनलाइट सी का दूसरा नाम क्या है? गल्फ ऑफ कैम्बे, ये जगह का नाम है। गल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे खंबात भी कहते हैं इसको। जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है, वैसे गल्फ ऑफ कैम्बे, हिंदी में इसको खंबात कहते हैं, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट लिखिए, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। UN Convention to combat desertification। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, मतलब बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया में दैट आर बिकमिंग डेजर्ट्स, या फिर जिसे आप कहते हैं रेगिस्तान। तो बहुत सारे एरियाज हैं भारत में जो कि धीरे धीरे रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम तबाह करते जा रहे हैं, उसको हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वाई डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, टू कॉम्बैट मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए रेगिस्तानी जो भूमि बनती जा रही है, या फिर जो हमारा पूरा का पूरा सॉइल है उसका जो फर्टिलिटी है वो कम हो रहा है। सॉइल में कुछ एक न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये सारे खत्म हो रहे हैं। ह्यूमिडिटी नहीं बच रही है क्योंकि वहां पे ज्यादातर बारिश नहीं हो पाती, रेनफॉल पैटर्न वैसा है। या फिर कुछ एक ह्यूमन एक्टिविटीज है, माइनिंग की जा रही है, वनों का कटाव किया जा रहा है, कंक्रीटाइजेशन की जा रही है, अर्बनाइजेशन की जा रही है, शहरीकरण किया जा रहा है। तो उसके कारण बहुत सारे जो एरियाज हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां की जो लोकल सॉइल है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है, उसका इरोजन होता जा रहा है, वेदरिंग होती जा रही है, एंड वो मिट्टी धीरे धीरे रेत में तब्दील होना शुरू हो जाती है। सो फ्रॉम सॉइल टू सैंड। तो एक मिट्टी जो है वो सैंड बनती जा रही है। कारण बहुत सारे, वो आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में ही, बट मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है। ह्यूमन इंटरवेंशन, सिंपल। सो इसी के लिए कन्वेंशन किया गया ताकि इसको रोका जा सके। जो मिट्टी की एक टाइप से, या सॉइल की जो एक टाइप से फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता है, मिट्टी में जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, उसको बचाया जाए। मिट्टी में जो कुछ एक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि चाहिए होते हैं आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, साथ साथ में ऑर्गेनिक मैटर जिसे आप ह्यूमस कहते हैं, अर्थ बॉम्ब्स वगैरह वहां पे नहीं क्रिएट हो पाते क्योंकि वहां पे उतना एज मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी ऐसी है कि वहां पे हाई हीट पड़ती है बट ह्यूमिडिटी नहीं, ड्राई कंडीशंस है, वहां पे रेनफॉल नहीं होता, वहां पे वर्षा कम होती है, इसलिए ये सारा का सारा मिट्टी जो है धीरे धीरे एक बैडलैंड टोपोग्राफी बनती जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये डेजर्ट में कन्वर्ट होती जाती है। तो इसमें आप लिखिए, इट इज बाकी कहाँ है? आप भी तो उधर ही होते हो, आप आगे वाकई नहीं आए। इसकी डेट देख लेते हैं एक बार। $67, $68, $98।
इसमें लिखिए, इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम्स टू प्रोटेक्ट, it is an international agreement that is aimed to protect, and restore agricultural as well as other land, agricultural as well as other land to be converted into, to be, और ये या फिर ऐसे लिखते हैं about to be converted into a desert. Good morning. About to be or becoming desert. About to become desert. मरुस्थल बनने से पहले उसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है दोबारा से, सो दैट इसमें ऐसी कोई सैंडी सॉइल बनने वाली कोई भी जो आपकी प्रक्रिया है वो पूरी ना हो पाए। इसको पहले ही आपने कंजर्व करना शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन है, ज्यादातर जो प्रभावित आपके स्टेट्स है दैट इज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड देन पंजाब। सो दीज आर दी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट्स जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन बहुत हाई रेट पे हो रहा है। अब इन सभी चारों में से सबसे नंबर 1 पे है हरियाणा और सेकंड नंबर पे है आपका पंजाब। सो इन दोनों ही एरियाज में, राजस्थान तो ऑलरेडी आपको पता ही है डेजर्ट के लिए जाना जाता है, बट आपका हरियाणा एंड पंजाब जो है, तो इन 4 स्टेट्स में हरियाणा टॉप पे देन पंजाब, क्योंकि धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो है वो लेस होता जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस भी ऐसी हो रखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फास्ट यहाँ पे अगर पूरे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में अगर आप देखें, सबसे ज्यादा फास्ट जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो पंजाब हरियाणा में ही हो रहा है, या फिर जिसे आप कहते हैं पंजाब प्लेन्स, इन एरिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। इसमें आप लिखिए पर्पस क्या है इसका, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका पर्पस पहला लिखिए टू एड्रेस लैंड डिग्रेडेशन, टू एड्रेस लैंड डिग्रेडेशन। तो जो यहाँ पे मिट्टी है, या फिर जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास सॉइल है वो एवरीडे डिग्रेड हो रही है। डिग्रेड किस तरह से, नमी लूज होना, फिर मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स लूज होना, जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि आपके पास बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपके पास अर्थवॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ से डिसअपियर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी इनको मिल नहीं पा रही है। सो इसमें लिखिए एड्रेस लैंड डिग्रेडेशन इन द एरिड एंड सेमी एरिड, in the arid is ARID, in the arid and semi arid areas, second, to achieve sustainable development goals, to achieve sustainable development goals, SDG भी लिख सकते हैं इसको आप डायरेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। थर्ड लिखिए टू बिल्ड रेजिलियंस क्लाइमेट, टू बिल्ड रेजिलियंस क्लाइमेट, and last is to protect biodiversity, to protect biodiversity।
प्रोटेक्ट बायो डाइवर्सिटी, क्योंकि सारी की सारी अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी डिपेंडेंट है ऑन दी लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर मीन्स अगर आपकी मिट्टी ही ठीक नहीं है सो ये ना प्लांट्स ना एनिमल्स में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, आगे लिखिए इन पॉइंट्स के बाद, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ COPs। It works on the basis of COP, that is Conference of Parties. It works on the basis of COPs that meet every 2 years. तो ये COP के हिसाब से काम करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के हिसाब से, और हर 2 साल में इनकी मीटिंग होती है। They meet every 2 years. सो इसके बारे में और कुछ नहीं है, और इसको आप कहते हैं UNCCD। ऊपर अगर आपने लिखा था ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो कई जगह आपको करंट अफेयर में लिखा होगा UNCCD COP, उसके बाद जो नंबर होगा वो नंबर लिखा होगा 18, 20, 26, 28 वो नंबर लिखा होगा। तो आपसे SSC या आपके स्टेट या किसी भी एग्जाम में जो UPSC के अलावा है उनमें पूछा जाता है कि UNCCD हैड अ COP, तो ये कौन सा नंबर था, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया, इसका थीम क्या था, थीम, होस्ट, कंट्री, डेट्स भी पूछ सकते हैं कौन से मंथ में हुई है ना, या कौन से ईयर में हुई, कौन से मुख्य इनके ऑब्जेक्टिव्स है। फॉर एग्जांपल कई बार एक टैगलाइन निकालते हैं डेजर्टिफिकेशन के ऊपर, कोई कोट निकाल देते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। तो UNCCD के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। UN जो लास्ट आपने किया था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNCBD जो सबसे पहला आपने कल किया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी भी COPs होती है। सो वो COPs आपने याद रखनी है, आपके करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे UPSC में, क्या करेंगे नेक्स्ट आपकी जो फॉर एग्जांपल अभी COP होती है CBD की, या हुई है, या UNCCD की हुई है, तो उसमें क्या होगा, 2 लाइन डाल देंगे आपके UNCCD या UNCBD का जो आपने अभी बेसिक आपने जो लिखा कि ये प्रोटोकॉल कब आया, काम करना शुरू कब किया, तो ऊपर लिखा होगा स्टेटमेंट्स होंगी आपके पास, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग UNCCD, फिर लिखा होगा कि ये एक UN की ऑर्गेनाइजेशन है, फलानी डेट को बनी थी, दूसरे में करंट अफेयर डाल देंगे, तीसरे में जो इनका मेन काम है कि किस लिए काम करती है। तो डेजर्टिफिकेशन में तो नहीं डालेंगे वो काम, बट इसमें वो थीम डाल देंगे, किस साल की थीम इनकी ये थी, थीम में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल थीम में उन्होंने कहा कि हम कॉम्बैट करना चाहते हैं डेजर्टिफिकेशन, बट उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मिक्स कर देंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से करना चाहते हैं, या फिर इनका एजेंडा क्या है 2030 तक। तो थोड़ा सा घुमा फिरा के उन्होंने पूछा होता है, बट वही है कि आपको स्टैटिक भी पता होना चाहिए और करंट अफेयर भी पता होना चाहिए। इवन करंट अफेयर में भी आजकल बहुत फॉर्डर मटेरियल डालते हैं, मतलब अननेसेसरी चीजें भी डाल देते हैं, सो दैट टू बिल्ड रेजिलियंस क्लाइमेट। रेजिलियंस का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी जो स्पीसीज है यहाँ पे उनको ये अकोमोडेट कर सके। रेजिलियंस का मतलब क्या है, रेजिडेंशियल, जितने भी यहाँ पे रेजिडेंशियल आपकी है, फॉर एग्जांपल फ्लोरा फाउना भी यहाँ पे इस जलवायु में रह सके, मतलब ये जलवायु रहने लायक हो आपकी जितने भी फ्लोरा फाउना उसके लिए। नेक्स्ट मतलब जीने योग्य क्लाइमेट, जलवायु। अब क्या है नेक्स्ट, अब लिखिए आप एक और है, पहले UN की कंप्लीट करते हैं फिर IUCN पे आएंगे। IUCN इज नॉट गवर्नमेंटल, अभी तक जितने भी आप कर रहे हैं दीज ऑल आर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो आप इसमें लिखिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन टू कंट्रोल, इंटरनेशनल कन्वेंशन टू कंट्रोल, इंटरनेशनल कन्वेंशन टू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कॉमा शिप ब्लास्ट वाटर एंड सेडिमेंट, शिप ब्लास्ट
water and sediments. So this is International Convention to Control and Management Ship Blast Water. Ship blast water and sediments. What is arid area? एरिड एरिया एक ऐसा एरिया जो कि ड्राई है, ड्रॉट प्रोन है, मतलब यहाँ पे सूखा पड़ने की संभावना ज्यादा है। सूखाग्रस्त या सूखा संभावित क्षेत्र, जहाँ पे सूखा पड़ सकता है या पड़ा हुआ है। यहाँ पे एयर में मॉइस्चर बहुत कम होता है, हवा में नमी बहुत कम होती है, या फिर वाटर वेपर बहुत कम होता है। जैसे कि जो मैंने आपको 4 स्टेट लिखे थे इसमें, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन एरियाज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम रहता है, वाटर वेपर कम रहता है। ये एरियाज ड्राई हैं या फिर ड्रॉट प्रोन है, सूखा संभावित है या सूखा ग्रस्त है। इसमें आप लिखिए इंटरनेशनल कन्वेंशन टू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट शिप ब्लास्ट वाटर एंड सेडिमेंट। So it is also called Convention on Blast Water. It is also called Convention on Blast Water. Convention on Blast Water. Full stop. When the ship unload on port, when the ship when the ships unloads on the port, they create क्या लिख रखा है यार ये, इसमें लिखिए दे क्रिएट इन्वेजन दे क्रिएट्स इन्वेजन इन द फॉर्म ऑफ fuel spill, and in this process numerous invasive species, and in this process numerous invasive species can make numerous invasive species can make their way towards the native country transferring towards the native country, transferring pathogens and therefore under this treaty
under this treaty the ships must treat the blast water ships must treat the blast water before releasing into the foreign water, तो कह रहे हैं कि जब बहुत सारे शिप्स अलग अलग कंट्री से आते हैं, बंदरगाह पे आके जब अपने जहाज को खाली करते हैं, जितने इसमें सामान होता है, जितने भी इनके पास इन्वेजिव स्पीसीज हैं, तो ये कहीं ना कहीं एंटर कर सकती हैं आपके हार्बर के ऊपर, आपके बंदरगाह के ऊपर, आपके पोर्ट के ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि जब भी किसी जहाज को ऐसे किसी अदर कंट्री में जाना है, तो उससे पहले एक ब्लास्ट वाटर टेक्निक है जिसमें प्रेशर से कुछ केमिकल के साथ मिला के पूरे शिप को धोया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, सो दैट जितने भी इसमें पार्टिकुलेट्स हैं, जितने भी इसमें पार्टिकल्स हैं या कोई प्लांट्स हैं, उनको ट्रीट कर दिया जाए बिफोर, मतलब वही आपको उसको एक टाइप से क्वारंटाइन करके लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं कि अपने ब्लास्ट वाटर टेक्निक यहाँ पे अपनानी है, चाहे कोई सॉइल भी अदर कंट्री की नहीं आनी चाहिए। एक टाइप से ये भी बायोसेफ्टी का ही पार्ट हो गया। अब लिखिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन दी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन दी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। Non-governmental organization in the biodiversity protection। बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक एनजीओ या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। अरे क्या रिपीट करना है, शिप्स मस्ट ट्रीट द ब्लास्ट वाटर The ships must treat the blast water before releasing into the foreign water। अब नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन दी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। इसमें सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज IUCN। इसमें आप बहुत सारी देखते हैं कि कुछ एक स्पीसीज को उन्होंने रेड लिस्ट किया है, सो इनकी लिस्ट बहुत फेमस है। UNFCCC हुआ UNFCCC हो गया? नहीं हुआ। साइट्स हो गया। बड़ा मिक्स मैच हो गया इस बार यार। चलो कोई नहीं, इसको कराते हैं बाद में। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो ये एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, आपकी प्रकृति को कंजर्व करना, उसका संरक्षित रखना। तो ये प्रकृति के संरक्षण का काम करते हैं। अब प्रकृति में बहुत सारी चीजें आती हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड स्पीसीज हैं, तो लगभग इसमें सारी ही चीजें आती है। सो इंटरनेशनल यूनियन है ये, ताकि नेचर को बचाया जा सके। इसमें लिखिए हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर इज at Gland, Switzerland।
इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड सिटी, स्विट्जरलैंड। इसमें लिखिए मिशन, मिशन क्या है इनका, 4 मिशन है इनके। One, 2, 3 and 4. So they have 4 missions जिनके ऊपर ये काम करते हैं। पहला है रिसर्च, दूसरा रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, थर्ड फील्ड प्रोजेक्ट, लास्ट फोर्थ लिखिए एडवाइजिंग फील्ड प्रोजेक्ट, डरा दिया उन्होंने। एडवाइजिंग गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स, advising the government and corporates to conserve biodiversity, full stop. It is a neutral forum, FORUM. It is a neutral forum of government, comma NGOs, neutral forum of government, NGOs, then apostrophe S, फिर comma scientist के बाद आएगा and local community to find practical solutions for biodiversity conservation, आगे लिखिए IUCN classifies 9 categories, out of which red list is of IUCN classifies 9 categories, out of which red list is of 3 categories. Based on 5 criteria. तो ये कह रहे हैं कि जो ये आपका IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका एक काम है, पर्पस है, अभियान है, पहला रिसर्च करना। तो ये पहले इसके ऊपर अनुसंधान करते हैं, दूसरा रिपोर्ट बनाते हैं, पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाते हैं, फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं, जहां पे भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसी नेशनल पार्क में, उसी बायोस्फीयर रिजर्व में या फिर उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर ये फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट और जितनी भी आपकी कुछ एक सर्टेन कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको ये जाके एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, परामर्श देते हैं कि कैसे आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। ऑल्सो ये एक न्यूट्रल फोरम है गवर्नमेंट का, मतलब यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ नहीं है, इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम कर रही है। जैसे कि आपके पास गवर्नमेंट है, कुछ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, कुछ साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं, और कुछ एक स्थानीय समुदाय है या फिर लोकल कम्युनिटीज हैं जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकली वायबल जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
अब IUCN ने तो स्पीसीज को 9 कैटेगरी में बांटा है। IUCN स्पीसीज को 9 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिसमें से जो रेड लिस्ट है, IUCN की रेड लिस्ट है, इसमें उन्होंने 5 क्राइटेरिया रखे हैं, टोटल 5 क्राइटेरिया स्पीसीज को लिस्ट करने के लिए। सो इनके पास 5 क्राइटेरियाज हैं। अब 5 क्राइटेरियाज क्या हैं वो लिखने हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज रेट ऑफ डिक्लाइन। अब किसी भी स्पीसीज को अगर आप IUCN की रेड लिस्ट में रख रहे हैं तो उसके लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, रेट ऑफ डिक्लाइन, कि इनकी जनसंख्या दर कितनी कम होती जा रही है। तो आप पहले रेट ऑफ डिक्लाइन देखेंगे कि इनकी पॉपुलेशन में कितना ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, कितनी ज्यादा जनसंख्या दर जो है इनकी कम होती जा रही है। तो पहला है रेट ऑफ डिक्लाइन। दूसरा है पॉपुलेशन साइज। किसी नेशनल पार्क में, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, किसी बायोस्फीयर रिजर्व में किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन साइज कितना था और अभी कितना है, उससे भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं। रेट ऑफ डिक्लाइन का सिंपल मीनिंग क्या है कि इसमें पोचिंग कितनी हो रही है, शिकार कितना किया जा रहा है, या फिर डिजीज कितनी ज्यादा प्रभावित कर रही है आपकी स्पीसीज को। और कुछ एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ एक वही फूड बोर्न डिजीजेस, या फिर एक्सटर्नल एजेंट से जो उनको डिजीजेस लग रही है। तो इसमें रेट ऑफ डिक्लाइन का मतलब क्या है, मृत्यु दर, एक टाइप से डेथ रेट की बात कर रही है। पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्पीसीज, पहले मान लीजिए 3000 थी, अब ये 300 ही रह गई है, तो ये सर्टेन एकदम से डिक्लाइन है पॉपुलेशन साइज का। थर्ड, रेट ऑफ डिक्लाइन में आप पोचिंग, डिजीजेस, एनवायरमेंट फैक्टर के ऊपर ध्यान देंगे। इसमें सीधा आप नंबर गिनेंगे कि पहले कितने थे, अभी कितने। नेक्स्ट है आपके पास ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड इज ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल टाइगर की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकली बहुत जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, दीज आर दी टॉप मोस्ट स्टेट्स जहां पे आपको टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे आपने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को भी देखना है कि कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन था। फॉर एग्जाम्पल अगर राजाजी टाइगर रिजर्व है या फिर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो वहां पे ज्यादा नंबर रहता है। यूपी में भी बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है जहाँ पे आपके टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है काफी हाई है। तो आप इनमें कंपैरिजन करेंगे कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, किस एरिया में कितने थे। फॉर एग्जांपल किस जगह पे 2000 थे, कई जगह पे सीधा 5000 थे, कई जगह पे 1200 ही थे। तो डिपेंडिंग अपॉन दी ज्योग्राफिकल एरिया, उसका भी आप एक डाटा लेंगे, उसकी रिसर्च करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे एंड देन आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसको रेड लिस्ट में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। और ये मैं सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, इंडिया के। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कंट्री, कॉन्टिनेंट को भी देखा जाता है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ स्टेट नहीं आएंगे, कंट्री और आपकी कॉन्टिनेंट भी देखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट, तो उन दोनों की भी कंपैरिजन किया जाएगा। सो ये स्टेट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इससे फेमिलियर हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट क्राइटेरिया का, डिग्री ऑफ पॉपुलेशन। डिग्री ऑफ पॉपुलेशन, डिग्री ऑफ पॉपुलेशन। एंड लास्ट फ्रेगमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब पहले दुधवा नेशनल पार्क में बहुत सारे टाइगर थे, राजाजी में बहुत सारे थे, और बताइए कान्हा नेशनल पार्क में बहुत सारे थे। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे सेपरेट होती जाती है, फैलती जाती है। फैलती जाने का मतलब क्या है कि
पहले एक ही एरिया में बहुत सारे देखने को मिल रहे थे, बट अभी ये फ्रेगमेंटेड है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इनका जो एक टाइप से हाँ बिखर गए, एक टाइप से ये बिखरना शुरू कर दिया क्योंकि इनकी पॉपुलेशन गिरती जा रही है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को देखेंगे आप, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग एरियाज में अभी कम नंबर में देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर दी 5 क्राइटेरिया जिसके थ्रू आपको रेड लिस्ट में जितने भी स्पीसीज है उनको यहाँ पे ये क्राइटेरिया बना रखा है आईयूसीएन में, फिर इनको ये डालते हैं। आप बताइए कि आपके कौन कौन से रह चुके हैं। 5698 रामसर हो चुका है, स्टॉकहोम हो चुका है, साइट्स हो चुका है। ये लिखिए कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्टर। नारोबी नहीं हुआ, पर पहले इसे खत्म करते हैं। अभी बहुत सारे कन्वेंशंस हैं। एज सच मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी पूरा का पूरा कन्वेंशन, ट्रीटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस है, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल है चाहे एनजीओ है। तो अब इसी में आगे आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है, और फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे लिखिए IUCN लिस्ट। एक है इवेल्युएटेड लिस्ट। इवेल्युएटेड मीन्स इसको ये एक टाइप से इवेल्युएशन करते हैं। नॉन इवेल्युएटेड या फिर रितु रानी, आपको स्क्रीन शो हो रही है इसमें? ओके जी, इवेल्युएटेड एंड नॉन इवेल्युएटेड। इवेल्युएटेड में क्या कर रहे हैं, ये लाइट तो है अभी, है ना? इवेल्युएटेड में एक लिस्ट है, दैट इज थ्रेटेंड लिस्ट। सिंपल, मैं सिंपल यहाँ पे एक बनाता हूँ लाइन, देन इस पर लिखिए आप कितने टाइप्स हैं ये। एक है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, नेक्स्ट है थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड,